हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको एग्ज़ाम जो है अटैम्प्ट करना है। जैसे कि अभी आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 1 वीक से कम ही बचा है। तो आपको इस टाइम पे किस तरीके से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है और कैसे आप 90+ स्कोर जो है ईज़िली कर सकते हो। तो मैं आज उसी चीज़ के लिए बारे में बताऊँगी। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वारी होगी वो मैं टाइम टाइम पर लेके आती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको 90+ क्रॉस करना है, अब आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट में आपका एग्ज़ाम लेवल तो होता है ईजी, ठीक है। आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबीओ पीओ से हम अगर कंपेयर करें तो उससे तो ईजी होता है, ठीक है। लेकिन जो कट ऑफ होती है वो जाती है हाई। अब वो क्यों जाती है? वो बिकॉज ऑफ ईजी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्यों, एक रीज़न और है जिसकी वजह से कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती है। वो इसलिए जाती है बिकॉज इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है। अगर आप एसबीआई पीओ, ठीक है, आईबीपीएस पीओ या फिर क्लैरिकल से भी आप जो है इसको कंपेयर करोगे, तब भी आप देखना उसकी वैकेंसीज कितनी जाती हैं और इसकी वैकेंसीज कितनी आती हैं। तो इसी कारण जो है इसकी जो कट ऑफ होती है आरबीआई असिस्टेंट की, वो बहुत ज़्यादा ही हाई जाती है। अब इस हाई कट ऑफ को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? सीधी सी बात है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों ही मायने रखता है इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज आप जितना ज़्यादा टाइम करोगे विद एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो अब देखिए आपको करना क्या है अभी के टाइम के लिए। अभी तक तो आपने प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी, अभी आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स निकल चुके हैं। लाइक आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, ठीक है, एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया। तो आपको बेसिक तो पता ही होगा सबका, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट का। अब उसका लेवल जो है थोड़ा मतलब ऊपर आता है, ठीक है। थोड़ा इससे जो है मॉडरेट टाइप का आता है लेवल, ठीक है। अब वो जो ये चीज़ जो है आपकी आरबीआई सिस्टम में कैसे काम आएगी? वो ऐसे काम आएगी कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस आपको एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से हो जानी चाहिए कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन हैं बस देखते ही आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अब वो पता है आप मशीन तो हो नहीं कि एकदम से देख के सॉल्व हो जाएंगे, वो होंगे, लेकिन कब? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेली फुल मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल नहीं, फुल मॉक टेस्ट लगाइए। क्योंकि आपको 1 घंटा एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, ठीक है। उस 1 घंटे को आपको किस तरीके से टैकल करना है, वो 1 सेकंड भी आपको नहीं छोड़ना है। वो कैसे करना है? वो फुल मॉक टेस्ट से ही होगा। अगर आपने सेक्शनल दिया, सेक्शनल से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको आती हैं, बस उसको आपको जो है ठीक करना है, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, बिकॉज आरबीआई सिस्टम में मेन चीज़ है आपकी स्पीड, और स्पीड के साथ तो सीधी सी बात है एक्यूरेसी, ठीक है। स्पीड का भी कोई मायने नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब हुई तो दोनों ही चीज़ जो है वैल्यूएबल है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगा के छोड़ना नहीं है, एनालाइज करना है उसको, ठीक है। एनालाइज करोगे तभी मॉक टेस्ट का जो है फ़ायदा है। तो आप जो है डेली किसी भी टाइम ले लीजिए आप, ठीक है। साथ में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, ठीक है। अब इंग्लिश को कैसे करना है, देखिए। अब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश आपका इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। अब देखिए, अगर पूरा एग्ज़ाम का जो है पैटर्न आपका टफ आया तो इंग्लिश भी टफ होगी। तो आप वहाँ पे तुक्के ना लगाएं, मैं आपको यही बोलूँगी, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश रीजनिंग का तो पता है कि मैथ और रीजनिंग का तो पता है कि वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ठीक होगी, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का किसी को नहीं पता कि एक्यूरेसी ठीक होगी या नहीं होगी। तो आप अगर डिफ़िकल्ट है, जो डिफ़िकल्ट हो चाहे ईजी हो चाहे मॉडरेट हो, आपको कुछ भी तुक्का तो लगाना नहीं है इंग्लिश में। जो आता है आपको, हाँ लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं किसी किसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है 2 ऑप्शंस में, तो आप वहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो। बाकी इंग्लिश में आप तुक्के मत लगाना। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, आएंगे एग्ज़ाम हॉल से, वो दूसरा मतलब कोई पूछेगा उसका दोस्त वोस्त कि हाँ भाई कितने टाइम किए हैं, 98, 99। अब वो लोग ये नहीं बताते कि इंग्लिश में वो पूरे की पूरे 30 की 30 करके आ जाते हैं, ठीक है। देखो, करने वाले करते भी हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे कि वो आँख मुँह मतलब बंद करके लगा के आते हैं इंग्लिश में, और फिर आके सबको सामने वाले को बिल्कुल डरा देते हैं कि हाँ भाई ये तो बंदा कितने करके आ गया टाइम, मेरा तो होगा ही नहीं। तो वो गलती मत करना आप लोग, बिकॉज इंग्लिश में इंग्लिश की वजह से ही काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। इंग्लिश में वो लगा देते हैं ज़्यादा टाइम, ठीक है।
रीजनिंग इंग्लिश तो रीजनिंग और मैथ तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी ख़राब होने के कारण जो है आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, इंग्लिश को ध्यान से करना है, ठीक है। इंग्लिश पे ज़्यादा मेन फोकस रखना है आपको। मैथ और रीजनिंग तो आपको पता है कि हाँ भाई करना है, वो उसके आंसर आपके पास होंगे सामने, सॉल्व होगा तो निकल आएगा उसका आंसर, नहीं होगा तो आपको पता है वो गलत है मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन वर्क कैसे करेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा जो अभी किसी भी टीचर को या किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन मेनली जो है आपका डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका इजी आ गया, सेकंड शिफ्ट में आपका टफ आ गया, तो दोनों का एवरेज निकाल के कि कितना मार्क्स बन रहा है, तो उसमें प्लस माइनस जो है शिफ्ट में किए जाते हैं। इस तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन समथिंग होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कब घटेंगे, जब आपकी शिफ्ट थोड़ी इजी होगी, और आपकी एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है वो। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब होगी तो वहाँ पर भी आपके मार्क्स माइनस होने के चांसेस हैं। तो एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना है, जितना हो सके आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। ये मत लग जाना कि हाँ भाई इसमें कट ऑफ तो आपकी जाती है 85 प्लस, ठीक है, और आपने कर दिए बस भाई 85 प्लस करने हैं, जैसे ही तैसे भी करने हैं, बेशक आपसे नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, फिर भी करने हैं, तो ये गलती मत करना। 80 भी हो पा रहे हैं आपकी एक्यूरेसी के साथ तो करने हैं, एक्स्ट्रा मत करना, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कभी कभार प्लस पॉइंट भी हो जाता है, मार्क्स बढ़ते भी हैं नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्वांट में मैंने कोई एग्ज़ाम था SBI PO शायद, उसमें मेरे क्वांट में 2 मार्क्स बढ़े थे, ठीक है। मैं समथिंग पता नहीं 19 करके आई थी तो 21 मार्क्स थे मेरे। तो ये गलती मत करना, आप एक्यूरेसी अपनी ठीक रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल आपका ईजी आता है, मेनली ईजी आता है, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो ज़्यादा जो है आपको इधर उधर नहीं भागना है, ये सोच के नहीं जाना है कि हाँ मेरे को 80 ही करके आने हैं, 85 प्लस ही करके आने हैं या 90 करके आने हैं। जितने आपसे हो पा रहे हैं ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल क्या है सबके लिए सेम होगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग से बन के आया एग्ज़ाम। अगर टफ़ है तो सबके लिए टफ़ होगा, मॉडरेट है तो सबके लिए मॉडरेट होगा, ईजी है तो सबके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और स्पीड को अपना ध्यान से रखना है कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन आपके टाइम टू टाइम हो जाए सारे क्वेश्चन। दूसरा रोल क्या है क्वांट एंड रीजनिंग का। अब देखिए क्वांट एंड रीजनिंग का बहुत ज़्यादा ही रोल है, जैसे आपका इंग्लिश का है, क्वांट में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं। क्वांट में इजीली आप जो है देखिए क्वालिटी के क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन आते हैं, ठीक है, और आपका नंबर सीरीज हो गया, ये आप लगा लीजिए 20 मार्क्स के लगा लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कभी कभी 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के, फिर आपके 5 क्वालिटी के हो गए, ठीक है, 5 आपके नंबर सीरीज हो गए। नंबर सीरीज तो बहुत ईजी होती हैं, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ईजी होते हैं कि आप इजीली जो है कम टाइम में निकाल सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले इन्हीं तीनों को जो है आगे सबसे पहले सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि उसके बाद DI होगा, DI में थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा, ठीक है, ईजी होगा बट थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई इस तरीके से है इसका, तो उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 नंबर की होगी आपकी DI, एक DI का सेट 5 नंबर का होगा, तो वो 5 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो। आपको एक बार बस पैटर्न देखना, इजीली बस करते रहो, क्योंकि आपकी वहाँ पे जो है ईजी चीज़ें हैं, जैसे आपके टेबल्स हो गए, मल्टीप्लिकेशंस हो गए, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान आएंगी आपकी, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, ये तो होगी क्वांट की बात। अब रीजनिंग भी जो है इसमें मिसलेनियस बहुत आता है, ठीक है, पजल्स के अलावा जो भी है वो सारा मिसलेनियस के अंदर मैं काउंट करती हूँ। जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन सेंस हो गया, और आपका इनक्वालिटी हो गया, कोड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है सबसे पहले करिए आप, पजल से पहले। पजल्स को आपको लास्ट में करनी है, क्योंकि क्या होता है कितनी भी ईजी पजल हो कभी कभार हम फंस जाते हैं उसमें, ठीक है। बेशक आप परफेक्ट हो लेकिन कुछ नहीं पता होगा, कभी कभार एग्ज़ाम के प्रेशर में या फिर नर्वसनेस में हम क्या करते हैं कि ईजी से ईजी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आप वो पजल लास्ट में के लिए छोड़िए, सबसे पहले आप मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा, पजल के लिए टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छे से बच जाएगा, ठीक है। तो क्वांट और रीजनिंग को आपको इस तरीके से करना है। इंग्लिश मैंने आपको बता चुकी, ठीक है, आप लास्ट में जो है इसको सबसे पहले मिसलेनियस करना, उसके बाद लास्ट में आप करना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपको बहुत
ध्यान से करनी है। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, सबसे बड़ी चीज़। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगे मॉक टेस्ट, सॉरी, एग्ज़ाम में जो है नर्वस। देखिए मॉक टेस्ट का एक चीज़ और होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लेना तो एग्ज़ाम में आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है कि इसका इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है, एक आइडिया हो जाता है आपको। ऑल्दो वो पूरा सेम तो नहीं होता, बट एक आइडिया तो हो जाता है आपको कि हाँ भाई एग्जाम लेवल में आप मॉक टेस्ट लगा के आए, इस तरीके से होते हैं। दूसरा, मॉक टेस्ट में जो परसेंटाइल आ रही है या फिर आपकी जो भी रैंक आ रही है उससे डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है। मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं हम, ताकि जो भी गलतियाँ हो रही है हमारी वो ठीक हो, ठीक है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। गलती हो रही है तो आप सुधार सकते हो, घर पे हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जाके आप वो गलती नहीं करनी है जो आप घर पर रिपीट कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट में, और परसेंटाइल की बात करूँ, अगर आपकी 90 प्लस या 85 प्लस भी परसेंटाइल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कम आ रही है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभार हम कर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इजीली। तो आरबीआई असिस्टेंट को आप इस तरीके से करोगे जिस तरीके से मैं अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है, या कोई भी एग्जाम, मैं किसी भी एग्जाम के लिए आपको बता रही हूँ, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हो तो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी आपको मेनली यही करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है डेली, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है तो एक बार उस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट का क्लियर कर लीजिए उसका, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो। इंग्लिश की तो आप क्विज लगाते रहिए, छोटी छोटी जो आती हैं अंडर 24/7 की, मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है डेली, छोड़ना मत उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आरबीआई असिस्टेंट के बारे में। बाकी आगे मैं आपके लिए ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो भी अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, तो उसके लिए मैं लेके आती रहूँगी। बाकी मेरा एक जो है टेलीग्राम चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मेंशन कर दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।